गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आशा है आप लोगों ने मकर संक्रांति का त्योहार है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया होगा। सभी ने खूब पतंगबाजी करी होगी और अब मकर संक्रांति का खूब लाभ उठाया है। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के जाने के बाद भी कल, क्योंकि अपनी छुट्टी थी, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये सबको ये मेरा स्नेह वचन या आशीर्वाद देती हूँ कि सभी है वो नेक्स्ट ईयर भी अगले साल तक सभी बच्चे जो है खुश रहे, सुखी रहे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो परसों हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था अपने निबंध लेखन का, कि मैंने देखा था कि द्विवार्षिक परीक्षा में आपके निबंध लेखन है उस पे आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है कि किस तरीके से हमें निबंध को सॉल्व करना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए, वो आप लोगों ने नहीं किया। तो मैंने परसों इसकी किस प्रकार के इसके जो पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से निबंध होते हैं, इनके अंग होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करवाया था। आज मैं आप लोगों को एक दो निबंध हल करवा के या पढ़ के ऐसे बताती हूँ कि किस तरीके से हमें उसको पहले निबंध की 3-4 बार रीडिंग लेनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें पढ़ना चाहिए, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आई उसको अंडरलाइन करना लेना चाहिए, और जो आपको लगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये हमारे काम आ सकती है, तो हमें उसको अंडरलाइन करना चाहिए। हमें इसकी भाषा है, निबंध की भाषा बड़े ही रोचक तथ्यों में मुहावरेदार और लोकोक्तियां आदि का प्रयोग करते हुए रहना चाहिए, ताकि जो अपना निबंध है वो एक सुसंगठित हो और क्रमबद्धता से उसको लिखना चाहिए कि एक बात है वो दूसरे से जुड़ी हुई रहे। तो आज हम लोग, आप सभी लोगों को पता है, विमुद्रीकरण यानी अथवा नोटबंदी के बारे में जो निबंध है उसका अध्ययन करेंगे कि नोटबंदी अच्छा जो विमुद्रीकरण हुआ था उसका क्या कारण था और इसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो संकेत बिंदु जो अपने आता है, जो कि नोटबंदी, इसके जो संकेत बिंदु है नोटबंदी का, हम कर रहे हैं आज नोटबंदी, जिसको हम विमुद्रीकरण भी कहते हैं। नोटबंदी अथवा विमुद्रीकरण। नोटबंदी अथवा विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। तो हम सबसे पहले जो अपने निबंध है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक होता है वो होता है प्रस्तावना। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रस्तावना जब हम लिखते हैं तो उसमें अपनी सारगर्भित बातें, महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, उसका ध्यान है वो आपकी क्रमबद्ध बातों पे, आपकी रोचक तथ्यों पे जाए और वह उससे प्रभावित हो। तो पहला हम लिखते हैं नोटबंदी अथवा विमुद्रीकरण में प्रस्तावना। तो इसमें प्रस्तावना में हम ऐसे लिख सकते हैं कि नोटबंदी, जो नोटबंदी थी वो कब और कैसे हुई। नोटबंदी कब और कैसे, नोटबंदी कब और कैसे भी लिख सकते हैं या क्यों भी लिख सकते, और क्यों, कि नोटबंदी हुई थी वो कब हुई थी और क्यों हुई थी। इस टॉपिक को हम देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने
8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 साढ़े 8 बजे राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है उसमें जो काला धन है उस पर नियंत्रण के लिए जाली जो नोट है उनको रोकने के लिए, और जो भ्रष्टाचार इतना फैल रहा है हमारे देश में उस पर लगाम लगाने के लिए लगाने के लिए उस परिप्रेक्ष्य में एक साहसिक और ऐतिहासिक आर्थिक घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि रात्रि 12 बजे से 500 रुपए के और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो कानूनी रूप से अमान्य कर दिए जाएंगे, कि जो जिनके भी पास 500 के और 1000 के जो नोट है उनको कानूनी रूप से रद्द कर दिया गया। और साथ ही उन्होंने देश हित में, कि देश का हित हो, इसके लिए आम नागरिकों के जो बड़े नोटों को बैंक में जमा करने के निर्देश दिए, कि सभी के घर में अचानक से कोई भी जो मुद्रा है वो बंद हो जाती है तो सामान्य घर के लोग हैं जो आम नागरिक हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि उनके पास जो 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो अपना नोट है वो बैंक में जमा करवा दे, और जो लोग तत्काल यानी तुरंत ही अपना नोट बदलाना चाहते हैं तो उनको भी यह सुविधा दी गई, क्योंकि कोई भी मुद्रा जब चलन में हो तो सभी के घर में वो मुद्रा आसानी से मिल जाती है, और फिर अचानक से बंद हो तो फिर हमें सामान खरीदने में और बहुत दिक्कत आती है। तो ये सुविधा दी गई कि एक बार में एक व्यक्ति है वो केवल 4000 रुपए के नोट ही बैंक में बदलवा सकता है, कि भाई 500 और 1000 के नोट बंद हो गए तो अब सभी के घरों में मिलेंगे, तो उसको असुविधा नहीं हो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी राशन खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, या जो घर के जरूरी कार्य के लिए अगर उसे नोटों की आवश्यकता है तो वो 4000 रुपए वो कर सकता है, बदला सकता है। तो फिर 8 नवंबर 2016 को देश के प्रचलन में कुल नोटों का जो मूल्य था वह था 16,000 और 415 अरब रुपए था। 415 अरब जो रुपए हैं वो उन नोटों का मूल्य था। इनमें से 500 रुपए मूल्य के 7.8 लाख करोड़ यानी जो चलन में मौजूद जो नोट थे उन नोटों का 47.85% था वो, जबकि 1000 रुपए के जो नोट थे चलन में थे उनका मूल्य 6.3 लाख डॉलर करोड़ रुपए था। दूसरे शब्दों में 8 नवंबर को आधी रात को पहले देश में 84% 500 रुपए और 1000 के नोट चलन में थे। नोटबंदी के समाचार से जहां लोग पुरानी मुद्रा में मुद्रा को लगा सकते थे, लंबी लंबी कतारें हैं वो लग गई, क्योंकि सभी को यह दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए सब लोगों ने लाइनों में लग गए, कतारें लग गई, लंबी लंबी लाइनें लग गई। पुराने नोटों को जमा करवाने के लिए जो नियत तिथि थी वो फिक्स की गई, 30 दिसंबर तक इसको अपने नोटों को बदलवा सकते हैं। फिर नोटबंदी का दूसरा अपना जो पॉइंट से करें हम तो वो है कि नोटबंदी का इतिहास, कि जो नोटबंदी हुई थी उसका इतिहास क्या है। नोटबंदी का इतिहास, कि नोटबंदी का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में हमें दूसरा जो पॉइंट है वो लिखा है कि नोटबंदी का इतिहास, कि नोटबंदी का इतिहास क्या रहा है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे उनके द्वारा जो बड़े नोटों को बंद करने का जो कदम उठाया गया, इससे पहले ऐसा कदम 1978 में 1978 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई, उनके द्वारा उठाया गया था। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी उससे पहले 1978 में 1978 में जो उस समय के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने ऐसा कदम उठाया था।
जनवरी 1978 में 1000, 500 और 10,000 रुपए के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। उस समय जब 1978 में जो उस समय के चलन में थे 1000 रुपए के नोट, 500 के नोट और जो 1 लाख रुपए के जो 10,000 रुपए के जो नोट थे वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। चूंकि उस समय इन बड़े नोटों की संख्या बहुत कम थी। जो बड़े उस समय ऐसा नहीं था कि ये नोट है वो बहुत मात्रा में क्या देश में बहुत मात्रा में नहीं थे, उनकी संख्या बहुत कम थी और अतः वैसी परेशानी नहीं आई जैसी नवंबर 2016 में दिखाई दी। कि उस समय देश में हमारे इतने बड़े नोट नहीं थे कि अगर इन नोटों को बंद कर दिया तो हमें जो आम जनता थी उनको कोई परेशानी नहीं आई, जितने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2016 में किया था तब दिक्कत आई, वैसी दिक्कत जब मोरारजी देसाई ने नोटों को बंद किया था तब वैसे नहीं आई थी। न केवल भारत में बल्कि बड़े नोटों को बंद करने के कदम दुनिया के कई विकसित देशों ने काले धन को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में उठाए जाते रहे हैं। ये केवल जो नोटबंदी है वो केवल अपने भारत में नहीं हुई, इससे जो और भी देश हैं उन्होंने, विकसित देशों ने भी जो नोट है वो बंद किए हैं। कि इनका मेन जो मकसद था, जो उनका मुख्य उद्देश्य था नोटबंदी करने का, वो क्या कि जो काला धन है जो लोगों ने अधिक मात्रा में जमा कर रखा है कि एक व्यक्ति के पास तो खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, दूसरे ने इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, तो उन जो वह जो काला धन है उस पर नियंत्रण करने के लिए यह कदम उठाया गया था। कि भाई लोग हैं वो जो बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, फिल्म अभिनेता है, जो और भी जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, इससे काला धन है वो जमा होता रहता है और वह आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो काले धन पर नियंत्रण रखने के लिए ही नोटबंदी को लागू किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और सिंगापुर जैसे करीब 25 से ज्यादा बड़े देशों में बड़े नोटों का प्रतिबंध है। ये कहाँ कहाँ और है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और सिंगापुर जैसे करीब 25 से ऐसे ज्यादा देश हैं जिन पर नोटों का प्रतिबंध है। अमेरिका में $100 और ब्रिटेन में 50 पाउंड से बड़े नोट चलन में नहीं है। अमेरिका में तो केवल एक 100 का डॉलर चलता है और ब्रिटेन में 50 पाउंड से बड़े नोट हैं वो चलन में ही नहीं है, कि ताकि लोग हैं उनको एकत्रित नहीं कर सकते। निसंदेह काला धन देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी आर्थिक व सामाजिक बुराई बना हुआ है। निसंदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो काला धन है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक बुराई बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काला धन देश के विकासों के अवसरों को समाप्त करता है। कि लोग हैं वो धन को इकट्ठा करते रहते हैं, तो जिससे हमारा जो धन है देश के हित में लगना चाहिए, देश के विकास में लगना चाहिए, वह नहीं निकल पाता है। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वर्ष 2012 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में करीब 30 करोड़ रुपए का काला धन मौजूद है। कि हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एक जो यह देखती है, वो रिपोर्ट देती है कि हमारे जो देश में कितना काला धन है। तो उसने ये रिपोर्ट में ये बताया कि भारत में करीब 30 लाख करोड़ रुपए का काला धन मौजूद है। इस पर लगाम लगाने की दृष्टि से और देश के विकास की दृष्टि से यह जो नोटबंदी है वो की गई थी। फिर है कि नोटबंदी से आम नागरिकों को परेशानी, कि जब नोटबंदी हुई तो उससे आम नागरिकों को क्या परेशानी। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि नोटबंदी से आम नागरिक यानी जो सामान्य जनता है, आम नागरिकों को परेशानी। जो नोटबंदी लागू की गई थी उससे जो आम जनता थी, जो साधारण लोग थे,
उन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताया गया है कि नोटबंदी का प्रभाव बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों पर भले ही उतना पड़ा हो जितना आम नागरिक इससे बहुत अधिक परेशान हो गए। कि नोटबंदी का जो प्रभाव है, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ है, उद्योगपति है, पूंजीपति है, उन पर चाहे इतना नहीं पड़ा पाओ जितना कि जो देश की आम जनता है, जो सामान्य जनता है, उस पर पड़ा हो। जिसके पास पुराने नोट थे, वे नोट होते हुए भी बाजार में कोई सामान क्रय करने की स्थिति में नहीं थे। यानी लोगों के पास पैसे थे, लेकिन पैसे होने के बावजूद भी वो क्या नहीं कर सकते थे, कोई सामान बाजार से क्रय यानी खरीदना, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना, यानी कोई भी सामान खरीद नहीं सकते थे। बैंक से एक बार में केवल 4,000 के नोट ही बदले जा सकते थे। इनसे बैंकों के आगे सुबह से भारी भीड़ लगी रह जाती थी। लोगों को 4,000 रुपए नोट के बदलवाने के लिए 4-5 घंटे तक लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, और लोगों लाइनों में खड़े खड़े हो देश भर में 50 लोगों की मौत हुई। कि ऐसा था कि एक बार में केवल 4,000 रुपए ही चेंज करवा सकते हैं, बदला सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को उनको अपने पैसे बदलवाने के लिए बैंकों के आगे बहुत लंबी लंबी लाइन लग गई। तो इन लाइनों में उनको खड़ा होना पड़ा, और कुछ हद तक इसका ये परिणाम निकला कि इसमें 50 लोगों की मौतें भी हो गई थी। और एटीएम से एक समय में केवल 2,000 रुपए ही निकाले जा सकते थे। एटीएम जो हम यूज करते हैं, पैसे निकालते हैं, उसमें केवल 2,000 रुपए ही निकाल सकते थे। लाइनों में ये 2,000 रुपए लेने के लिए एटीएम पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी। सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जबकि एटीएम से 2,000 का केवल एक नोट ही निकल पाता था। कि ऐसा हुआ कि एक एटीएम से भी हम पैसे निकलवा लेते हैं, हमें जरूरत होती है, कहीं हम गए हैं, हमारे पैसे खत्म हो गए, तो एटीएम से जहां कहीं भी हो हम अपने पैसे निकलवा लेते हैं। लेकिन उस समय ये भी था कि एटीएम से भी केवल 2,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं, और वो 2,000 रुपए का नोट ही है वो साथ में निकाल रहा था। तो अब व्यक्ति के पास खुदरे पैसे नहीं होंगे तो वो सामान कैसे खरीदेगा, तो इसकी भी लोगों को परेशानी हुई। और वह क्या करता, जब उसे 2,000 रुपए के नोट जो मिलता, तो उसको खुदरा कराने के लिए, क्योंकि घर के कार्य के लिए हमें खुले पैसों की जरूरत होती है, और इसके लिए वह 2,000 रुपए का नोट लेकर उसको खुले करवाने से के लिए बाजार में जाता, और फिर छुट्टे की समस्याओं को लेकर यह भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। रुपए होते भी लोग सामान ना खरीद पा रहे थे, और ना ही वो कुछ कर पा रहे थे, विवश हो गए लोग। उस समय क्या था कि शादी जो विवाह समारोह भी आयोजित हो रहे थे, कि हम देखते हैं कि नवंबर में हमारे शादियां भी होती है, अक्टूबर जो होता है, नवंबर होता है, इनमें हमारे यहाँ शादियां भी होती है। तो जो विवाह है, घर में जो विवाह समारोह थे, उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या ये आन खड़ी हुई, क्योंकि लगभग 2 सप्ताह तक बैंक में केवल 10,000 रुपए ही चेक द्वारा निकाले जा सकते थे। लगभग फिर क्या हुआ कि जो लगभग 2 सप्ताह तक, यानी 2 सप्ताह तक ऐसा था कि बैंक से केवल 10,000 रुपए तक ही चेक से निकलवा सकते थे। लगभग 15 दिन बाद इस राशि को बढ़ाकर 24,000 कर दिया गया। फिर जब देखा, सरकार तक ये बात पहुंची कि इससे जो घर में विवाह समारोह है या जिनके भी कोई शुभ अवसर है, उनको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, तो फिर इसकी बढ़ा दी गई इस राशि को, और 24,000 कर दिया गया। लेकिन इससे भी उनकी समस्याओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। बाद में रिजर्व बैंक के आदेश से जिनके घर में शादी थी, उन्हें शादी का कार्ड दिखाकर 2,50,000 रुपए निकालने की सुविधा दी गई। फिर ऐसा किया गया कि रिजर्व बैंक है, उसने ये आदेश दिया कि जिसके घर भी शादी है, वो वह शादी का कार्ड दिखाए, और 2 लाख रुपए तक की की रकम है वो निकलवा सकता है। लेकिन वो उसमें भी लोगों को दिक्कत आई, क्योंकि जो शादी विवाह समारोह अपने होते हैं, तब आप सभी जानते हैं कि उसमें कितना खर्चा आता है, उसमें भी लोगों को परेशानी आई। लेकिन आज जो है वह स्थिति बदल गई है, और हम एटीएम तथा बैंक खाते से
अपनी आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकते हैं। आज जो परिस्थितियां हैं, धीरे धीरे हमें बहुत मुश्किलें आती गई और हम उन मुश्किलों से निकलते गए, और आज लेकिन हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हम अपने रुपए हैं उससे सामान भी खरीद सकते हैं, आवश्यकता अनुसार धन भी निकाल सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2017 से जो 2 लाख रुपए या अधिक धन का लेन देन दंडनीय होगा। आज स्थिति में धीरे धीरे काफी सुधार हो रहा है और हम आशान्वित है कि देश की नई अर्थव्यवस्था के करवट ले रहा है। भारत विश्व पटल पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अब लेकिन पहले तो जब ये हुआ नोटबंदी, तो लोगों को बहुत समस्या आई, लोग बहुत परेशान हुए, चारों तरफ इसी का बोलबाला हो गया कि इस तरीके से जो विरोधी पार्टियां थी वो भी उनका सपोर्ट करने लगी कि इस तरीके से देश की में नोटबंदी से कितनी जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई है। चौथा पॉइंट है अपनी नोटबंदी का विरोध, कि नोटबंदी का विरोध किसके द्वारा किया गया। चौथा पॉइंट अपना बनेगा नोटबंदी का विरोध। नोटबंदी का विरोध, कि नोटबंदी का विरोध है वो किस किस ने किया। जो नोटबंदी का सर्वाधिक जो विरोध है वो हमारे देश के जो राजनीतिक दल थे ना, उन्होंने किया। वे जनता की परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करते थे। उनके चाहे सामान्य नागरिकों को कोई परेशानी हो या नहीं हो, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो क्या कर रहे थे, अपनी उन जो आम जनता की जो परेशानी है, लोगों की जो परेशानी है, उसको ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे कि आज वहां पे ऐसे वो महिलाएं थी वो बेहोश हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे मतलब इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया गया राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। और नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए या फिर देश का साथ न देने के लिए उन्होंने इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया और बड़े जोरों से इसकी वो चर्चा करने लगे। फिर वे जनता के हितों के पक्षधर बनकर उन्होंने लोकसभा को पूरे एक सत्र तक नहीं चलने दिया। जनता के हितों की, वो केवल जनता का हित चाहते हैं, ऐसे पक्षधर बन गए और 1 साल तक उन्होंने पूरे 1 साल तक जो संसद का जो सत्र होता है वह नहीं चलने दिया, यानी इतना हंगामा किया और संसद का पूरा सत्र जोर शोर की भेंट चढ़कर रह गया। यानी जो संसद का जो सत्र चलता है उसकी एक टाइम होता है कि शीतकालीन है, कि जो भी सत्र चलते हैं वो सत्र है उन्होंने होने दिए और केवल शोर शराबा करते रहे और पूरा 1 वर्ष निकल गया। संसद की इस समिति ने नोटबंदी के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को बुलाकर उनसे अनेक प्रकार का रिजा लेने का प्रयास किया। संसद की एक समिति है, फिर उन्होंने नोटबंदी का मुद्दा किस प्रकार से है तो उन्होंने इसको किस प्रकार से हल करना चाहिए, इसके लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे जिनका नाम था उर्जित पटेल, उनको बुलाया और उनसे जानकारी लेने का उन्होंने प्रयास किया कि नोटबंदी के बाद चलन में वापस किए गए कितने नोट बैंक में जमा हुए हैं और उनकी जगह नई मुद्रा की जो आपूर्ति करने का जो काम है वो कितना हुआ है, इसकी जानकारी वो लेना चाह रहे थे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है अपना नोटबंदी के परिणाम, कि नोटबंदी हुई उसका परिणाम क्या निकला। नेक्स्ट है अपना पांचवा पॉइंट है नोटबंदी का परिणाम। नोटबंदी हुई उसका परिणाम क्या निकला, नोटबंदी का परिणाम। नोटबंदी का परिणाम क्या निकला कि नोटबंदी के आरंभ में तो जनता को बड़ी ही परेशानी हुई थी, लेकिन आरंभ में जो जनता की परेशानी का एक बड़ा कारण क्या था कि बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में पुराने नोटों की अदला बदली हुई रही है। कई करोड़ों के नोट जो आम नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए उन तक भेजे गए थे वे उन्होंने ऊपर के ऊपर प्रभावशाली लोगों को दे दिए। अब बैंक में तो क्या किया गया था
कि पैसे भेजे गए कि आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं हो, बैंकों में इतना पैसा दिया गया, लेकिन जो बैंक के जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया, जो वहां के प्रभावशाली लोग थे उनको दे दिया, यानी जिनकी चलती थी, कोई मान लो राजनीतिज्ञ है, कोई डॉक्टर है, कोई और बैंक अधिकारी है, यानी बड़े बड़े पद पर जो आसीन थे, उन जो प्रभाव रखते थे, उन्होंने क्या किया, सीधे बैंक से संपर्क कर लिया और अपने पैसे है वो बदला लिए। इससे क्या हुआ कि जो भारत के जो आम नागरिक थे उनको बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार ऐसी बैंकों के प्रति सचेत है और शीघ्र उनके प्रति शीघ्र कार्य करने की दिशा में अग्रसर है। फिर लोगों को जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि इससे जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और जो ऐसे काम कर रहे थे उनके प्रति शीघ्र ही कार्रवाई करने का आदेश दिया। नोटबंदी के कारण विदेशों में भारतीय द्वारा रखे जाने वाले काले धन में करीब 1/3 की कमी आई। कि नोटबंदी के कारण लोग क्या होते हैं कि जब नोटबंदी, जो भारत के लोग हैं या प्रभावशाली लोग हैं, वो अपने धन को कहाँ जमा करवा देते हैं, बैंक, जो विदेशों में भी जमा करवा देते हैं। तो इस पर जब ये हुआ कि बैंकों पर जब नोटबंदी हुई, तो जो विदेशों में जो भारतीय द्वारा जो रखा जाता था काला धन, उस पे थोड़ी 1/3 कमी आई। स्विस नेशनल बैंक का कहना है कि 31 दिसंबर 2015 तक स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि से घटकर करीब 8,13,392 करोड़ रुपए रही। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार के कड़े प्रयासों के बाद भी देश का आयकर छुपाने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी काले धन की घोषणा से बाहर है। ऐसे काले धन से बाहर लाने के लिए, जाली नोटों को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा काले धन की जो केंद्र सरकार है उनके लिए एक नया कदम उठाया गया है, वह अत्यंत उपयोगी माना जा रहा है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो क्या कर लेंगे कि जाली नोट चलन में आ गया, तो उसके लिए भी सरकार ने ध्यान दिया और जाली नोट है उनको रोकने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। देश के आर्थिक विकास को आतंकवादी गतिविधियों से भारी नुकसान रहा है। कि जो हमारे देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से हो, देश सुचारू रूप से उन्नति करे, उसमें एक जो बड़ा कारण है वो देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो भी हमारे लिए नुकसान दे रही है। ये आतंकवादी गतिविधियां काले धन और जाली नोटों से संचालित होती है। ये आतंकवादी गतिविधियां यानी आतंकवादी होते हैं, उनको भी तो अपने अस्त्र शस्त्र खरीदते हैं वो, तो उसके लिए उनको काले धन पर की जरूरत होती है और जाली नोट है वो संचालित करते रहते हैं। इन्होंने आतंकवादियों को आर्थिक ताकत दी, लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोटों के अमान्य होने से ऐसी आतंकवादी गतिविधियों पर बहुत कुछ रोक लगी, जो इस समय देश की एक महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सामरिक आवश्यकता मानी जा रही है। नोटबंदी के समय यह सोचा गया था कि इससे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त होगा, लेकिन लगता है कि भ्रष्टाचार से मुक्त होने में अभी बहुत समय लगेगा। जब नोटबंदी की गई तो ऐसा हो रहा था कि देश में जो भ्रष्टाचार है वो एकदम समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह नहीं हो सका। उसको भ्रष्टाचार से मुक्त होने में अभी भी देश को बहुत टाइम लगेगा। मुक्त होने के लिए अभी भी बहुत सारा टाइम लगेगा, और तो उसके लिए अब काला धन नियंत्रित होगा तो भ्रष्टाचार भी रुकेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और काला धन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार बेनामी संपत्ति रोकने के परिप्रेक्ष्य में सख्त कानून बनाने के पक्ष में है। नोटबंदी से देश में डिजिटल क्रांति का सूत्रपात किया गया, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे मुद्रास्फीति की दर कम होगी और डॉलर की अपेक्षा रुपए का मूल्य है वो बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल 2017 से 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश के लेन देन पर रोक लगेगी। इसके बाद ज्यादा का लेन देन बैंक, चेक,
ट्रेवलर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट या अन्य तरीकों से किया जाएगा। जो लोग अच्छी आय कमाने के बाद भी आयकर नहीं दे रहे हैं वे आयकर के दायरे में लाए जाएंगे। सरकार बैंकों से जमा हुए नोटों के आधार पर आयकर की चोरी करने वाले संभावित लोगों की सूची तैयार कर जल्द ही उसकी नकेल कसने के पक्ष में है। 5 राज्यों में चुनाव में से 2 राज्यों उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भाजपा को 3/4 बहुमत मिला, जिससे ये स्पष्ट है कि देश की जनता नोटबंदी से परेशान नहीं हुई और सरकार के इस कार्य की सराहना कर रही और आशा करती है कि देश के विकास में इसका तीव्र गति से विकास हो सकेगा। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है आता है इसका उपसंहार। नेक्स्ट है उपसंहार। उपसंहार में हम क्या लिखते हैं कि हमारा जो निबंध है उसका सारांश है वो हम लिखते हैं। तो भारत सरकार ने नवंबर 2016 में जिन उद्देश्यों को लेकर 500 और 1000 रुपए नोटों को प्रचलन अमान्य किया था उसका कुछ परिणाम अब सामने आ चुके हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया कि नोटबंदी के कारण आर्थिक क्रियाकलापों के गति सुस्ती हुई है, जिसका असर कमजोर जीडीपी विकास दर के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन एक लंबी अवधि तक इसके अच्छे असर भी दिखेंगे। हर किसी का यह मानना है कि नोटबंदी का असर शार्प वी जैसा होगा। काफी समय बाद भारत के निर्यात के आंकड़े अच्छा संदेश दे रहे हैं और आने वाले दिन निर्यात के लिहाज से अच्छे रहने जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों की आपूर्ति बनाए रखने में सराहनीय काम किया है। नोटबंदी के कारण काली कमाई वालों की काली कमाई कागज बन गई और वे नोट जहां छिपाकर रखे गए थे वे वहां रद्दी बनकर रह गई। हमारा विचार है कि नोटबंदी के कदम से कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जाली नोटों के कुचक्र से विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे अर्थव्यवस्था की गतिशीलता बढ़ेगी, देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि होगी, देश विकास दर में बढ़ेगी। यानी इसका जो महत्वपूर्ण भाग है कि इसमें हमें क्या क्या लाभ होगा वो सब इसके बारे में बताया गया है। मेरे इस तरीके से निबंध लेखन को आप लोगों के साथ शेयर करना या आप लोगों को बताने का यह उद्देश्य है कि हमें निबंध को लिखते समय बार बार 3-4 बार कम से कम उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके पॉइंट हमें याद करने चाहिए कि क्या किस पॉइंट में क्या बातें आ रही है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हमें रेखांकित करना लेना चाहिए। उनकी जो संख्या कहीं कहीं सन दी होती है उनको याद कर लेना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच बीच में हमें लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी भाषा है वो प्रभावशील हो जाती है, प्रभावित करने वाली होती है और हम जो निबंध लेखन में अच्छे मार्क्स है वो प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन आप लोगों जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जो निबंध को तो ऐसे सोचते हैं कि इनको तो ऐसे ही हम हल कर देंगे, उसको पढ़ते ही नहीं है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं निबंध को तब हमें क्या पता होगा कि किस बारे में क्या बताया जा रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब भी आप फ्री हो या आपको टाइम मिले हर एक निबंध को 3-4 बार पढ़ा करो, पत्र को पढ़ा करो, जिससे आपको लिखना आएगा कि कौन सी बातें किस समय कहाँ पर लिखनी चाहिए। इसमें जब आप दक्ष हो जाओगे तो फिर आपके निबंध और पत्रों में कोई नंबर ही नहीं काट सकता। चूंकि हमारी क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है, हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल अगले गुरुवार को हम एक नए विषय के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।